हेलो प्रिय दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम हिस्ट्री से संबंधित जो क्वेश्चन है गुप्त वंश के, जो एसएससी के अंदर पूछे गए, उनके बारे में जानेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, घटोत्कच जिसने 290 से 305 ईस्वी में राज किया था। उन्हें 290 से 205 ईस्वी के बीच में राज्य किया था। किस साम्राज्य का राजा था? ये था गुप्त वंश का राजा घटोत्कच। यानी जो गुप्त वंश की स्थापना 275 ईस्वी के अंदर होती है। श्रीगुप्त नाम का एक व्यक्ति इसकी स्थापना करता है गुप्त वंश की। श्रीगुप्त का पुत्र घटोत्कच होता है। जैसे नीचे जो इसका वर्णन दिया गया है वो भी आप देख सकते हैं। गुप्त राजवंश की स्थापना 275 ईस्वी में महाराज श्रीगुप्त द्वारा की गई। गुप्त वंश का दूसरा शासक महाराज घटोत्कच हुआ, जो श्रीगुप्त का पुत्र था। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। 320 से 550 ईस्वी के बीच किस राजवंश ने भारत पर शासन किया? 319-20 से 550 ईस्वी के बीच गुप्त राजवंश ने भारत पर शासन किया था। गुप्त वंश लगभग 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया। और मुख्य रूप से बात करें तो 320 से, वास्तविक जो शासन है वो 320 से 550 के बीच में, लेकिन स्थापना गुप्त वंश की 275 में हो जाती है, इसलिए 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश की स्थापना का लगभग 275 ईस्वी में महाराज श्रीगुप्त के द्वारा की गई, किंतु इस वंश का वास्तविक जो प्रथम शक्तिशाली शासक था वो चंद्रगुप्त प्रथम था। जो मैंने ऊपर चंद्रगुप्त द्वितीय बताया, सॉरी, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। चंद्रगुप्त प्रथम था सबसे प्रथम शक्तिशाली शासक, जिसने 319 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रारंभ किया। और इसी चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक या गुप्त वंश का वास्तविक पिता या वास्तविक जनक कहा जाता है, लेकिन मुख्य जनक श्रीगुप्त है। आगे हम बात करते हैं अजंता गुफाओं की। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है, फर्स्ट ऑप्शन में। वे बौद्ध कला से सुसज्जित है, राइट है। वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती है, प्राचीन भारत में जो तकनीकें हैं उनको दर्शाती, ये भी वास्तविक सत्य है। इनमें फूल पत्तियों के चित्र नहीं है, ये गलत है। उनमें इन जो गुफाएं, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के अंदर, उनमें फूल पत्तियों का चित्रण किया गया है। ये भी देखो, एसएससी ऑनलाइन स्थानिक जो ग्रेजुएशन स्तरीय टियर 1 1 सितंबर 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले के अंदर स्थित है। सबको पता है महाराष्ट्र के अंदर एक जिला है जिसका नाम है औरंगाबाद, और वहां अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित है। अजंता के चित्र तकनीकी दृष्टि से विश्व में अनन्य स्थान रखते हैं। इन गुफाओं में अनेक प्रकार की फूल पत्तियों, वृक्षों, पशु आकृति सजावट, बुद्ध और बोधिसत्वों की प्रतिमाओं के चित्रण में जातक ग्रंथों से ली गई कहानियों का वर्णनात्मक दृश्य के रूप में प्रयोग किया गया है। ये चित्र अधिकतर जातक कथाओं को दर्शाते हैं। कौन सी कथाओं को दर्शाते हैं? जातक कथाएं। महात्मा बुद्ध से संबंधित जो कथाएं वो जातक कथाएं कहलाती हैं। दिए गए प्रथम 3 विकल्प अजंता गुफाओं के विषय से संबंधित है और चौथा नहीं है। और चौथे में क्या होना चाहिए? उनमें फूल पत्तियों का चित्रण नहीं है। आगे का जो क्वेश्चन है, निम्न में उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला है। लिच्छवी जिन्होंने दहेज में दिया था चंद्रगुप्त प्रथम को, वो स्थान है पाटलिपुत्र। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, जिसे वर्तमान में पटना कहा जाता है। पाटलिपुत्र राज्य चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। यानी ये शासक जो गुप्त वंश के शासक है, वो अपने संबंध है, यानी वैवाहिक संबंधों के माध्यम से ही अन्य जो पड़ोसी राज्य थे उन्होंने उनसे अपने अच्छे संबंध बनाए रखते थे। जैसे लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करके उन्होंने पाटलिपुत्र दहेज के रूप में प्राप्त किया। इलाहाबाद स्तंभ। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियों का वर्णन है? इलाहाबाद स्तंभ के अभिलेख है या शिलालेख है, उसके अंदर समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। समुद्रगुप्त है गुप्त वंश का जो शासक है, उसकी जो उपलब्धियां है वो मिलती है इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख। इलाहाबाद का वर्तमान नाम प्रयागराज है। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में समुद्रगुप्त 335 से 375 यानी इसका कार्यकाल है की उपलब्धियों का वर्णन है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक हरिसैन्य की, यानी इलाहाबाद जो प्रशस्ति है या इलाहाबाद जो शिलालेख है उसका वर्णन जो इसका समुद्रगुप्त का जो संधि विग्रहिक था हरिसैन्य ने की थी। इस स्तंभ लेख की प्रारंभिक पंक्तियां पद्यात्मक यानी कविता के रूप में लिखी गई है। बाद की पंक्तियां हैं वो गद्यात्मक कहानी के रूप में, और ये संस्कृत की चंपू शैली का सुंदर उदाहरण है। चंपू शैली का मतलब होता है गद्य और पद्य में लिखा गया। जैसे चाणक्य ने जो लिखा था अर्थशास्त्र, वो भी चंपू शैली के अंदर है, क्योंकि वो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इलाहाबाद स्तंभ जो लेख है वो समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए भी उसको, कई सिक्के हैं वीणा बजाते हुए, संगीत प्रेमी भी इसको माना गया है। आगे हम बात करते हैं इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति कविता या गद्य के रूप में लिखी गई। प्रशस्ति जो आमतौर पर राजकवि द्वारा लिखित होती है, इसने लिखी आपको पता है हरिसेन ने लिखी थी। हरिसेन संधि विग्रहिक था। यह भी एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। इस सिस्टम शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को अभिलिखित की गई, जो अपनी विजयों के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। यानी भारत का नेपोलियन इसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है।
और इसका जो इसकी उपलब्धियां हैं समुद्रगुप्त की, वो इलाहाबाद स्तंभ या इलाहाबाद प्रशस्ति के अंदर लिखी गई है। प्रशस्ति वो होती है जो प्रशंसा के रूप में लिखी हो। स्तंभ का मतलब पत्थर के ऊपर उत्कीर्ण। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त गुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई है। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त की संधि विग्रहिक हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। इसमें समुद्रगुप्त की विजय का उल्लेख है। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त की वीरता विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसने कहा? विंसेंट स्मिथ ने कहा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ये हमने ऊपर पढ़ा, अभी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? आर्यभट्ट और कालिदास है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। आर्यभट्ट गणितज्ञ था और कालिदास आपको पता है साहित्यकार था, जिसके कई अभिज्ञान शाकुंतलम है, कुमार गुप्त है, कुमार संभव है, रघुवंशम है, कई ग्रंथ थे इसके। किस अभिलेख या शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? भानुगुप्त का एरन अभिलेख है। इस एरन अभिलेख में सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। सती प्रथा का प्राचीनतम प्रथम अभिलेखित साक्ष्य भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसे गोपराज नामक एक सेनापति की इस तरीके सती होने का उल्लेख करता है कि गोपराज नाम का एक व्यक्ति था जो भानुगुप्त के कार्यकाल में, या भानुगुप्त का सेनापति था, जो अपनी पत्नी, इसकी मृत्यु होने के कारण अपनी उसकी जो पत्नी थी उसके साथ चिता पे जल गई थी। सती प्रथा का उल्लेख मिलता है सबसे पहले भानुगुप्त के एरन अभिलेख में। और प्रथम हूण आक्रमण कब हुआ था? प्रथम हूण आक्रमण है वो 458 ईस्वी के अंदर हुआ था। 458 ईस्वी के अंदर हुणों ने भारत के ऊपर प्रथम आक्रमण किया था गुप्त काल के समय। भारत पर हुणों का प्रथम आक्रमण 458 ईस्वी में स्कंदगुप्त यानी गुप्त वंश का शासक स्कंदगुप्त था, उसके शासनकाल में हुआ था। स्कंदगुप्त के हाथों से बुरी तरह पराजित हुए थे हुण। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। आगे है गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट कौन थे? जो अंतिम शासक है वो विष्णुगुप्त थे। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे। कुमारगुप्त तृतीय का पुत्र था। किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है? गुप्त वंश को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है। इस काल में मंदिर निर्माण शैली है उनका प्रारंभ होता है। थोड़ा सा इसका सारांश देख लेते हैं। गुप्त राजाओं का शासनकाल प्राचीन भारतीय इतिहास की सर्वाधिक गौरवशाली युग का प्रतिनिधित्व करता है। वस्तुतः इस समय सभ्यता और संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई तथा भारतीय संस्कृति के विकास को पूर्णता प्राप्त हुई। भारत के इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है? ये भी आपको प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। गुप्त साम्राज्य को स्वर्णिम काल कहा जाता है। गुप्त शासकों ने नाम का जुर्माना लगाया जो हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा भुगतान किया जाने वाला एक हलकर था। तो हल्लीव कर नाम का एक जुर्माना लगाया था गुप्त शासकों ने, जो किसानों से लिया जाता था। जो हल रखते थे जो किसान, वो हल्लीव कर देते थे। कई प्रकार के कर लगते थे प्राचीन काल में। गुप्त काल में शासकों द्वारा हल्लीव कर या हरिला कर नामक जुर्माना लगाया जाता था, जो हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा भुगतान किया जाने वाला एक हलकर था। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वाकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्ता कुबेर नागा और उसकी जो कुबेर नागा यानी वाकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्ता कुबेर नागा और चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। वाकाटक साम्राज्य की जो महारानी है प्रभावती गुप्ता और कुबेर नागा है जो किसकी बेटी थी? चंद्रगुप्त की बेटी थी, द्वितीय की। वाकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्ता और कुबेर नागा और चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। प्रभावती थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी, इसका विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। भारतीय इतिहास में आठविक राज्य को किस रूप से जाना जाता है? वन साम्राज्य। आठविक जो राज्य है उसको वन साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। एक बार इसका सारांश देख लेते हैं। भारतीय इतिहास में आठविक राज्य को वन साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में आठविक राज्य का उल्लेख है। जो प्रयाग प्रशस्ति है प्रयाग इलाहाबाद के अंदर, जो इसकी प्रशंसा के रूप में समुद्रगुप्त की प्रशंसा के रूप में लिखी गई है हरिसेन द्वारा, जो संधि विग्रहिक था उसने इसके अंदर इसका इस आठविक राज्य का वन साम्राज्य के रूप में वर्णन किया है। और इतिहासकार फ्लीट इतिहासकार है, अंग्रेज इतिहासकार है, उसके अनुसार आठविक राज्य गाजीपुर उत्तर प्रदेश और जबलपुर मध्य प्रदेश तक फैला हुआ था। जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश का गाजीपुर है और मध्य प्रदेश का जबलपुर है, जो ये वनीय क्षेत्र है उसके अंदर फैला हुआ था आठविक साम्राज्य। उस भारतीय राज्य की पहचान करिए जिसे महाकाव्य काल में प्रागज्योतिष के रूप में जाना जाता है। असम। असम को महाकाव्य काल के अंदर, महाभारत या महाकाव्य काल के अंदर प्राग ज्योतिष के नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत देखो बहुत
CHSL SSC के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि असम को किस महाकाव्य के अंदर किसके नाम से जाना जाता था? तो प्रयाग ज्योतिष के नाम से जाना जाता था। भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? ये भी बहुत बार आता है, छोटी छोटी राजस्थान के एग्जाम होते हैं, जो SSC से संबंधित एग्जाम होते हैं, रेलवे से संबंधित एग्जाम होते हैं, उनमें पूछा जाता है कामरूप किसका प्राचीन नाम है? तो आप सबको पता है असम का प्राचीन नाम है। असम के दो प्राचीन नाम हो गए, एक तो महाकाव्य काल के अंदर जो प्रयाग ज्योतिष है और दूसरा कामरूप है। महाभारत में असम को मलेच्छों और असुरों की भूमि, यानी मलेच्छ बदमाश और असुरों की भूमि अथवा अनार्य देश के रूप में वर्णित किया है महाभारत काल में असम को। महाभारत काल में इस प्रदेश का उल्लेख प्रयाग ज्योतिष के नाम से किया गया है। पुराणों में इसका उल्लेख कामरूप के नाम से मिलता है। गुप्त काल का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर, जिसे उत्तर भारत का प्राचीनतम पंचायतन मंदिरों में से एक माना जाता है। तो गुप्त काल का जो दशावतार मंदिर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो उत्तर भारत के अंदर स्थित है। देवगढ़ झांसी यानी उत्तर प्रदेश के अंदर ही ये पंचायतन मंदिरों में से एक माना जाता है। इसके अंदर 5 यानी बीच में जो मुख्य देवता है उसकी मूर्ति होती है, और चार अन्य जो देवता है उनकी मूर्तियां होती है। ऐसा जो कोई मंदिर है उसको पंचायतन शैली वाला मंदिर कहा जाता है। और दशावतार जो मंदिर है, 10 अवतार मंदिर, जो देवगढ़ के अंदर, झांसी देवगढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर है, वो पंचायतन शैली के अंदर बना हुआ है। थोड़ा सा इसका सारांश देख लेते हैं। गुप्त काल का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर, जिसे उत्तर भारत के प्राचीनतम पंचायतन मंदिरों में से एक माना जाता है, देवगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। देवगढ़ बेतवा नदी के तट पर ललितपुर जिले के अंदर स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान जो विष्णु है उसको समर्पित है दशावतार मंदिर। देवगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? बेतवा नदी के किनारे। इस प्रकार ये हमने जो 20 क्वेश्चन के आसपास जो आपको बताए हैं, प्लीज आपसे निवेदन है कि इन क्वेश्चनों का एक बार आप रिवीजन कीजिए, और रिवीजन करने के बाद में जो SSC से रिलेटेड, जो केंद्र से रिलेटेड जो एग्जाम है, उसके अंदर गुप्त काल से संबंधित जो भी कोई क्वेश्चन आता है उसका आंसर आप राइट कर सकते हैं। इसके अलावा हम गुप्त काल से संबंधित और भी क्वेश्चन आपके सामने लेकर आने वाले हैं। इससे पहले अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।